नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए कैसे करें एमपी सेट की तैयारी। जी हां, एमपी सेट का आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, जल्दी ही इसका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो हिंदी के लिए अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो किस तरह से हमें हिंदी की प्रिपरेशन करनी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में दोस्तों, एमपी सेट का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 हिंदी के लिए भी लॉन्च होने वाला है। तो ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर भी है। 2022 का जो एमपी सेट है उसके पेपर भी अपलोड है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे हाई करके भेज सकते हैं। और टेलीग्राम के लिए आप एईपी ग्रुप सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट जो है कंटेंट की मिलती रहेगी और एग्जाम रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का कोर्स लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, जिसमें आपको मिल रहा है अभी 999 रुपए में। आज लास्ट डेट है ऑफर की, कल से ये कोर्स 1499 रुपए का हो जाएगा। लाइव क्लासेस इसमें मिल रही हैं आपको, प्लस रिकॉर्डेड, प्लस आपको टेस्ट सीरीज, प्लस पीडीएफ नोट, सब कुछ मिलने वाला है। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। साथ में दोस्तों, पेपर 2 का, जी हाँ, पेपर 2 का हिंदी का लॉन्च हो चुका है। हिंदी का लॉन्च हो चुका है, जी हाँ, जिसमें 5,000 रुपए की फीस है, लेकिन अभी ऑफर में आपको केवल मिल जाएगा 2,500 रुपए में। लिमिटेड टाइम ऑफर है। अब आप बोलोगे सर फीस 2,500 बहुत ज्यादा है, लेकिन आप खुद सिलेबस देखिएगा कि सिलेबस कितना ज्यादा है ना। सिलेबस कंप्लीट करने में और उसको करवाने में बहुत टाइम लगता है, तो भाई उस हिसाब से फीस बहुत मिनिमम है। बाकी कोचिंगों से आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो 2,500 रुपए में अभी लिमिटेड मिल रहा है। 5,000 रुपए का ये ऑफर जल्दी ही 7 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या क्या रहेगी फैसिलिटी, तो मैं आपको बता दूं, 1 ईयर की वैलिडिटी रहने वाली है इस कोर्स में। इसमें आपको लाइव डाउट सेशन हो गए, कुछ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पूरी की पूरी मिलनी है। कभी भी आप देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। इसके साथ एमसीक्यू सीरीज आपको मिलने वाले हैं, डाउट सेशन लाइव आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो मिलेगी, जिसे आप ऑनलाइन लगा सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 5,000 प्लस टेस्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें और भी अपन ऐड करेंगे। मिनिमम अभी मैं आपको 5,000 क्वेश्चन प्लस दूंगा, जिसमें एफएलटी टॉपिक वाइज दोनों रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी पढ़ाएगा कौन। तो हिंदी पढ़ाएंगे हमारे पुनीत सर, है ना। उन के द्वारा आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में सिलेबस डिस्कशन करवाया जाएगा, और हर चीज वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उनके आपने करंट अफेयर के वीडियो देखे ही हैं बेसिकली। इसके साथ साथ आप हिंदी जो सब्जेक्ट है, उनकी महारत है उसमें, तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पुनीत सर आ जाइए। चलिए, तो दोस्तों, पुनीत सर जो है आपको हिंदी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यही आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और पूरा शानदार आपको देखने को मिलेगा। इनके वीडियोस यूट्यूब पे भी अभी आने शुरू हो जाएंगे, और ऐप पर भी इनका कोर्स जो है जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। चलिए, तो अब आगे कंटिन्यू पुनीत सर करेंगे, आपको हिंदी सब्जेक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से जल्दी जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस सेशन में। आज के इस सेशन में जैसे कि रोहित सर ने बताया कि सर मैं फर्स्ट पेपर यहाँ पे हमेशा से बच्चों के लिए कराता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने कभी मेरी क्लासेस हिंदी की देखी होगी, है ना, तो हिंदी में आप लोग को एक चीज तो बिल्कुल पता है कि अगर आपने मेरी कभी क्लासेस देख ली है तो उस क्लास के बाद में दूसरी बार कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी प्रकार से वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होती, कोई भी नोट्स, पीडीएफ मटेरियल कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। अब बात आती है यहाँ पे कि जो मैं आपका सेकंड पेपर यहाँ पे कवर कराने वाला हूं, तो किस किस एग्जाम में आपका काम आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर यूजीसी नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे सेट दे रहे हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए सेकंड पेपर पूरा मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। ठीक है, टोटल जो हमारी 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट्स के अगर मैं बात करूं लगभग, तो 200 से ज्यादा यहाँ पे आपके लेक्चर्स हो जाते हैं। 220 से ज्यादा कहीं लेक्चर आपके हो जाए। ठीक है, अब इसमें होगा क्या आपका कि जैसे हम बात करें कि 5वीं यूनिट से बात के लेकर 10वीं यूनिट तक, मतलब अंतिम की जो 6 यूनिट है, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, अंतिम की जो 6 यूनिट है जहां पे सारे के सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट आप लोगों को बखूबी इस प्रकार से मैं रटा दूंगा कि वो आपके दिमाग में उसकी इमेज चलने लग जाएगी, और वहां से अगर कभी पूछा जाता है कुछ भी क्वेश्चन,
पात्र कितने हैं, कौन से पात्र थे, उसका गांव कौन सा था, उसका नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, है ना, बैल कितने थे, गाय कितनी थी, मतलब किसी भी प्रकार के पात्र आते हैं, कोई भी कहानी आती है, वो आपके दिमाग में एक चलचित्र के रूप में चलने लग जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर स्टार्टिंग की यूनिट्स का क्या करेंगे। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो भाषा शास्त्र है, जो काव्य शास्त्र है, वो आपका एक प्रकार से आप देखोगे आधा हिस्सा व्याकरणिक है। ठीक है, तो व्याकरणिक हिस्सा वैसे बहुत आसान होता है। अब बचती है बात यहाँ पे हिंदी भाषा के इतिहास की, हिंदी भाषा के विकास की, तो वो टॉपिक भी मैं आपका यहाँ पे कवर कराते जाऊं। ठीक है, अब ये होगी सिलेबस की बात। साथ ही साथ जो आपको नोट्स होगी वो यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा कि लिख के प्रॉपर यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसका आपको पीडीएफ यहीं से मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ। ठीक है, इसके अलावा डेली यहाँ पे मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, आपका जो टॉपिक आपका होगा उसी का यूट्यूब में एमसीक्यूज कराऊंगा। तो हाफ आवर की एक क्लास या 1 घंटे आधे घंटे की हम एक क्लास लगाएंगे, जिस क्लास में आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे। एमसीक्यू सेशन होगा प्रॉपर टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ और चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लास्ट ईयर में जो हिंदी का सेकंड मतलब जो सेकंड पेपर था, यानी हिंदी जिन लोगों ने दिया, हिंदी विषय से जो परीक्षा दे रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन आए थे, किस यूनिट में फोकस किया था, है ना, तो इन सभी पे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट ईयर के अलावा अभी तक के मैक्सिमम, जब से सिलेबस चेंज हुआ था तब से आज तक के हम पेपर उठाएंगे और प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व कराएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ा फायदा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब बात आती है कि सर सिलेबस वगैरह अगर आपने बता दिया, लगभग एक कट ऑफ का एक अंदाजा हमें दे दीजिए। सर लगभग एक अंदाज से कट ऑफ कितना जाता है, किस प्रकार से कट ऑफ रहता है। ठीक है, आपको भी पता है कि हमारा जो पेपर है सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन अगर हमने बात करी, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स टोटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फर्स्ट पेपर तो आपके पास में है ही 50 गुणा 100 बराबर 200, कितना 50 गुणा 2 बराबर 100। ठीक है, तो यहां से टोटल 300 नंबर। और लमसम लमसम अगर हम बात करते हैं कि इसमें से अगर आप ऐसा कितना लेके आ जाते हैं, मान लीजिए जेआरएफ की बात अभी हम नहीं कर रहे कि जेआरएफ में कितना लेके आना है, हम सेट वगैरह की बात करते हैं कि 40% अगर सेट में आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, तो 40% आपके सेकंड पेपर में आ जाने चाहिए, तभी आप यहां पे पास होंगे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में। उसके लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा सबसे ज्यादा, तो मैं आपको बता दूं 5वीं से लेकर 10वीं यूनिट पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपका पेपर निकल जाएगा, आप पास हो जाओ। अब बचती है बात फर्स्ट पेपर की। ज्यादातर बच्चे आजकल फर्स्ट पेपर में भी फेल होने लगते हैं, क्योंकि सेकंड पेपर उनका मेन सब्जेक्ट होता है, किसी भी स्ट्रीम से अगर वो है तो वो उस पेपर में फेल नहीं होते हैं, है ना, लेकिन फर्स्ट पेपर उनका क्वालिफाई ही नहीं हो पाता है। इसलिए आपको मेहनत करनी है कहां पे, फर्स्ट पेपर में भी मेहनत करनी है, सेकंड तो है ही, फर्स्ट में भी आपको मेहनत करनी है। अब जैसे हम यूनिट वाइज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है इसमें क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास है। बोला मैंने कि हिंदी भाषा और उसका विकास आएगा। विकास में क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं, तो जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ना, प्राभा आभा यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका कालानुक्रम क्या रहा, कब से शुरुआत मानी जाती है, कौन कौन से यहाँ पर कवि होते हैं, किन की रचनाएं कौन सी है, उन्हें किस भाषा में रचनाएं करी हैं, और ये विकास कैसे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 3 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आपको पढ़नी है। अब इनका जैसे विकास होता है कि सबसे पहले पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद शौरसेनी, अर्धमागधी, है ना, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये जो सीक्वेंस है ये पूरा आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपका शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश क्या होते हैं, है ना, पुरानी हिंदी का संबंध क्या है। फिर इसके बाद में बोलियां आ जाएगा, भौगोलिक विस्तार में उपभाषा और बोलियां, कुल कितनी उपभाषाएं हैं और उनकी कितनी बोलियां हैं। ठीक है, कि भाई जैसे अगर यहाँ पे कहा गया कि पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में एबीसी आ जाए, क्या आ जाए, एबीसी आ जाए, कि अवधी आ गया, बघेली आ गया, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आ गया। अब बात आती है कि साहब पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आ जाएंगी, तो पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां, उसका क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थानी में कौन सा है, ठीक है, बिहारी में कौन सी आती है, पहाड़ी वर्ग में कौन सी आती है। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर थोड़ा सा कोई कहते हैं ना कि हर विषय बहुत अच्छा होता है, तब है ना, हर विषय बहुत अच्छा होता है यदि उसको पढ़ाने वाला एक अच्छा व्यक्ति मिलता है, एक अच्छा एडुकेटर, एक अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे पढ़ाने वाला, तो हर विषय आपके लिए आसान है। वैसे ही है कि हिंदी भाषा यहाँ पे आपकी चली है किस प्रकार से, कि भाई जैसे जैसे आदि मानव आया, मानव का विकास हुआ, उसी क्रम में भाषाओं का विकास होता चला गया। जैसे जैसे व्यक्ति अपना परिवर्तन करता गया, वैसे वैसे भाषाओं का परिवर्तन होता गया, भाषाएं आगे बढ़ती चली गई। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम यहां पर कि जैसे इन्होंने यहां पे दिया कि हिंदी के विविध रूप है, जैसे हिंदी रूप है, उर्दू है, दक्षिणी है, हिंदुस्तानी है, हिंदी भाषिक स्वरूप है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, अब खंड और खंडेतर है ना, व्याकरण वाला जो हिस्सा है, जैसे इसमें ध्वनि आ जाएगा, वर्ण, शब्द है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन, मतलब ये पूरा व्याकरणिक रूप आ जाएगा। फिर इसके बाद में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, फिर हिंदी का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है, फिर हिंदी का मानकीकरण क्या है, कंप्यूटर और हिंदी क्या है, तो ये पूरा जो प्रकार है, ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये आपका यूनिट 1 में आ रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल मैं यहां पे आपको ये कंप्लीट कर, मतलब आपको मजा आ जाएगा कि यार सर, मतलब ये पूरे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। इवन जब मैं इसके एमसीक्यूज लगवाऊंगा तब आपको लगेगा अरे क्या बात है, हमसे इसके एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड यूनिट में चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन में साहित्य इतिहास का दर्शन है। अब इसमें जैसे आदिकाल की विशेषताएं क्या है उस समय पे, जैसे अगर आपको 6 भागों में इसका डिवीजन करते हैं, 6 भागों में डिवीजन करने के बाद में जैसे रासो साहित्य हो जाए, ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाए, आपका जैन साहित्य हो जाए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, है ना, तो इस प्रकार से जो 6 के 6 साहित्य हैं इनका डिवीजन कर। अमीर खुसरो हिंदी कविता, विद्यापति उनकी रचना, पदावली, लौकिक साहित्य, ये सारी चीजें। फिर भक्ति काल में पहुंचेंगे, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल, द्विवेदी युग, है ना, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो ये पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्शन। और हिंदी गद्य में जब हम चलते हैं तो गद्य में पूरे उपन्यास क्या होते हैं, उनका विकास कैसे हुआ, उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास वगैरह, उनकी कहानियां, फिर इसके बाद में जैसे कहानियों का विकास कैसे, कहानियां कैसे शुरू हुई और कहानी क्यों लिखी जाती रही, है ना, कहानी के आंदोलन क्या रहे, है ना, प्रमुख कहानी एवं उनके आंदोलन। फिर हिंदी नाटक, नाटक का इतिहास क्या है, नाटक कैसे शुरू हुआ, नाटक के विकास का क्रम क्या रहा है, कौन कौन से नाटक के युग हुए हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद में हिंदी निबंध का विकास कैसे होता है, इसका उद्भव कैसे होता है, और निबंध कुल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे ये प्रश्न आ चुका है, फिर हिंदी आलोचना की बात करते हैं, आलोचना, उद्भव, विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार। फिर हिंदी की प्रमुख अन्य गद्य विधाएं, रेखा चित्र क्या कहलाते हैं, संस्मरण क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं आके उसका पूरा वर्णन कर दिया है तो यात्रा वृत्तांत क्या है ना। फिर आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज क्या होती है, रिपोर्ट या रिपोर्टाज क्या होती है, डायरी क्या होती है, ये सिलेबस है हमारा। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। अब आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 आपका साहित्य का है, जिसमें आपको रस पढ़ना है, जिसमें आपको काव्य पढ़ना है, मुख्य रूप से काव्य के लक्षण पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शब्द शक्ति पढ़ना है ना, काव्य गुण पढ़ना है, काव्य दोष पढ़ना है। फिर उसके बाद प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ये अलग है। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन और विरेचन सिद्धांत, है ना, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टीएस इलियट। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं, यहां पे आगे आते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 पूरा का पूरा यहां पे आपका वैचारिक दृष्टिकोण वाला है ना, एथिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं वैचारिक दृष्टिकोण का, कि जैसे इसमें अगर बात करें भारतीय नवजागरण काल, स्वाधीनता आंदोलन, है ना, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन कैसा रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है हमारे कि गांधीवादी दर्शन क्या कहता है, अंबेडकर दर्शन है, इसमें लोहिया जी का दर्शन है, मार्क्सवादी दर्शन है ना, मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है, अस्मिता मूलक विमर्श है, दलितों का, स्त्रियों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक, इन सभी के ऊपर। ठीक है, तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा एक टॉपिक है। 5वीं यूनिट पे चलते हैं, हिंदी कविता। अब कविता में जैसे रेवा तक की कविता, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां कौन कौन सी हैं। अब इनमें पूछा जाता है कि यह मुकरी किसकी है ना, एक लाइन लिख दी जाएगी, 4 लाइन का उदाहरण, और उसमें पूछ लिया जाएगा कि यह किससे संबंधित है, तो वो बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद में जैसे विद्यापति की पदावली, फिर इसके बाद में कौन सा संख्या लिख दिया तो 1 से लेकर 25 तक ही पढ़ना है, ये बड़ा अच्छा कर देते हैं। फिर कबीरदास जी के बारे में, तो इनका पद संख्या 160 से 209 तक ही पढ़ना है, इसके आगे पीछे का नहीं पढ़ना। ये बहुत अच्छी चीज रहती है यहाँ पे कि पहले से डिसाइडेड है कि इतना ही पढ़ना है। ठीक है, जायसी की ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड ही पढ़ना है इसमें। सूरदास का जैसे भ्रमर गीत सार पढ़ना है, वो भी पद संख्या 21 से लेकर 70 तक। रामचरितमानस और उत्तरकांड, ये तो तुलसीदास जी का आपको पता, बहुत आसान, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही इनके बारे में सुना है, पढ़ा है उत्तरकांड के बारे में। अब कोई भी यहां से कहा जाए कि दोहा पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बिहारी सतसई की बात करें, दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक। घनानंद कविता की बात करते, कवित्व संख्या 1 से 30 तक। मीरा की प्रारंभ से लेकर 20 तक। अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय, मतलब इनकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध साहब का जो प्री प्रवास रचना है, प्री प्रवास के ऊपर कब इसकी रचना हुई, कब लिखा गया, है ना, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है,
है ना, इसकी कोई भी पंक्ति पूछ सकता है और बोल देगा कि यह किससे संबंधित है, कौन सी कविता से संबंधित है, सीधा सीधा ऑप्शन ये दे देगा कि उसमें दे दिया पृथ्वीराज रासो है, कि अमीर खुसरो की पहेलियां है, या फिर भ्रमर गीत सार है, या फिर वो आपका प्रिय प्रवास है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर भारत भारती साकेत, कामायनी। अब कामायनी में 3 ही सर्ग है इंपॉर्टेंट, एक है श्रद्धा, हालांकि 15 सर्ग है तो 15 सर्ग हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। कामायनी के बारे में तो कामायनी कितने वर्षों में लिखी गई, कामायनी कब से शुरू हुई थी, कामायनी किस दिन समाप्त हुई थी, ठीक है, कब लिखी गई, इस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था कामायनी लिखने पर, किसने लिखी थी, कुल कितने सर्ग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये 3 सर्ग पढ़ना है, और आंसू भी पढ़ना है यहाँ पे, है ना। फिर अगला है जैसे जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज श्रमति, राम की शक्ति पूजा। अब राम की शक्ति पूजा मतलब इतना अच्छा, इतना अच्छी कहानी, इतनी अच्छी कविता है कि मैं क्या बताऊं, आपका बिल्कुल मन मुग्ध हो जाएगा। तो एक एक टेक्स्ट को मैं पूरा एक एक क्लास का समय दूंगा। बात समझ में आई भाई? अगर मैं राम की शक्ति पूजा आपको पढ़ा रहा हूं, पूरा एक सेशन में मैं राम की शक्ति पूजा आपको पढ़ाऊंगा, कि निराला साहब लिखते हैं राम जी की शक्ति पूजा, है ना। तो निराला साहब कहते हैं कि राम भगवान नहीं, राम वो एक व्यक्ति मानते हैं, और फिर उसके बारे में जो लिखते हैं वो, मतलब वो एक इतना मार्मिक, इतना अच्छा दृश्य है कि जहां पर आप ये समझिए कि जिसकी इच्छा शक्ति पूरी तरीके से मर जाए, उसके अंदर भी इच्छा शक्ति का जागृत कर देते हैं निराला जी। इस प्रकार की रचना का वर्णन कर, आपने देखा पढ़ा कुछ और है, और यहाँ पे निराला जी मतलब उसका एक 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 खंडशः जो उसका वर्णन करते हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं ये। अगर आपने अपने जीवन में आत्मसात कर ली कभी, तो ये समझिए कि आपके लिए आपका जीवन सफल हो गया। आगे बात करते हैं, बांधो ना स्नाओ, बांधो ना नाव स्थाओ बंधु, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, बीन भी हूं तुम्हारी रागिनी भी हूं मैं, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण यह मेरे। मतलब इस प्रकार से अगर मैं इसको पढ़ने लगूंगा तो लगभग आपको यहां पर आप देखोगे तो 122 से ज्यादा टेक्स्ट मिल जाएंगे, इस प्रकार से कहानियां, ठीक है। इकाई 6 उपन्यास मिलेंगे, जैसे देवरानी जेठानी कहानी, गोदान आपने पढ़ा है, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, परीक्षा गुरु गुरु, है ना। फिर मैला आंचल, बहुत बड़ा है, मैला आंचल है बहुत बड़ा, पर ठीक है, इसको भी मैं शॉर्ट पे कंप्लीट, मतलब शॉर्ट ऐसा होता है सारांश, पूरी कहानी समझाना, झूठा सच, मानस का हंस। मतलब ये एक ऐसे टेक्स्ट हैं कि इन टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो आप अगर पुस्तक उठा के पढ़ने जाओगे तो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें मिलेंगी, और मैं वो ऐसी चीजें आपके दिमाग में एक सारांश सा बना दूंगा, एक चलचित्र चलने लग जाएगा, जिससे वो पूरी कहानी आपके दिमाग में चलने लग जाएगी, वो सब बिल्कुल कंप्लीट हो। राग दरबारी जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन नापना ना, आपका बंटी ये भी फेमस है। आगे बात करते हैं, यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं हम यहाँ पे, हिंदी कहानी जैसे, है ना। अब यहाँ पे कुछ 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 के नाम आपने बहुत सुने होंगे, जैसे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की, है ना, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ताश के पत्ते वाला देखा हो ना, वो लाल पान की बेगम, वो एक कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, गैंग्रीन अज्ञे साहब की है ये, कोसी का घटवार। तो इस प्रकार से पूरे यहाँ पर पिता ज्ञान रंजन साहब की है। 8वीं यूनिट में चलते हैं तो नाटक है, जैसे अंधा युग एक नाटक है। अब अंधा युग की हम बात करें, धर्मवीर भारती साहब का, अगर आपने क्या पढ़ी है यहाँ पे, अगर बात करें गीता, अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं महाभारत आपने देखा है, समझिए महाभारत अगर आप लोगों ने देख रखा है, तो फिर समझिए ये आपको पढ़ने के लिए और आसानी हो। और अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी मैं आपको बताऊं कि देखा नहीं है, सुना नहीं है, बस नाम जानते हो कि हाँ या कुछ महाभारत जैसा युद्ध हुआ था, तो वो पूरा यहाँ पे वर्णन बहुत अच्छे रूप में धर्मवीर भारती साहब ने अंधा युग के रूप में करा है। तो पूरा सारांश में यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। सिंदूर की होली, आधे अधूरे, मोहन राकेश साहब बहुत फेमस, मतलब नाटककार में, मतलब अगर देखा जाए तो मोहन राकेश साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, महाभोज, तो ये ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारत दुर्दशा, बड़े फेमस फेमस यहाँ पे टेक्स्ट नाटक जोड़े गए, है ना। फिर 9वीं यूनिट पे चलते हैं जैसे, तो 9वीं यूनिट में यहाँ पे शिव शंभू के चिट्ठे, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य, है ना, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। और अगले चलते हैं 10वीं यूनिट में। 10वीं यूनिट में जैसे आत्मकथा, जीवनी, गद्य विधाएं, सब कुछ एक साथ कर दी। माटी की मूर्तें, ठाकुरी बाबा, मुर्दहिया, प्रेमचंद घर में, एक कहानी ये भी, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, अपहुदरी, भोला राम का जीव, बड़ा अच्छा जीव होता है ये,
है ना, मरने के बाद भी उसको चैन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। स्वर्ग में जाने की बात आती, मैं जाऊंगा ही नहीं, नहीं जाना मुझे, है ना। क्यों? क्योंकि मेरी पेंशन अटकी हुई है, उसकी पेंशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो स्वर्ग जाएगा ही नहीं, मर चुका है लेकिन नहीं जाएगा। तो इतने इंटरेस्टिंग आपको कहानियां, आत्मकथा, जीवनी मिलेगी, आप कहोगे सर क्या बात है, मतलब मजा आ गया। ठीक है, और यही सारी चीजें तो आपको लगेगा सब बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। मैंने कहा है कि पढ़ाने वाला, सुनाने वाला आपको इंटरेस्टिंग अगर बना देता है किसी भी चीज को, तो वही चीज हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक लेखक की डायरी, संस्कृति के 4 अध्याय, जामुन का पेड़, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर याद रहेगा, मेरी तिब्बत यात्रा बहुत बड़ी है, लेकिन सारांश इसका पढ़ लो, सुन लो तो मजा ही आ जाए आपको इसमें भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी टोटल 10 यूनिट है जो कि वहां पे अब होती है हमारी समाप्त। अब मैंने कहा कि आप लोगों को ये आपका यूजीसी नेट में भी काम आएगा, जेआरएफ में भी काम आएगा, और साथ ही साथ आपका सेट का तो है ही, सेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो सिलेबस एक ही है। अब एक चीज आती है कि सर एपी के लिए क्या करेंगे, तो अगर कोई यहां पर इन सब के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी हम अलग से यहां पे एक चीज, एक अलग से कोर्स लेकर आ जाएंगे। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर करना है तो लगभग चीजें यहां से आपकी 90%, 80-90% यहां से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें थी आप लोगों के लिए। डेली यहां पे आपकी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, इसके अलावा आधे घंटे का यूट्यूब सेशन होगा जिसमें एमसीक्यूज हम कवर कराएंगे। बाकी मैंने आपको कहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या बाकी आपके पास में ये नंबर है तो इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में धीरे धीरे आपको चीजें आने लग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।